हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। तो आज हम आपकी थीम नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं, एग्रीकल्चर। ये आपकी 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम रहेगी जो आपके सीएपीएफ पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थीम बहुत रिसर्च करके बनाई गई है। आपके सीएपीएफ एग्जाम में इसमें से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। एटलीस्ट ये नहीं, आपको मिनिमम यू कैन फाइंड एटलीस्ट 4 क्वेश्चन फ्रॉम दीज 30 थीम्स। अगर आप ये थीम्स प्रिपेयर कर ली और आपको ये जो मटेरियल हम दे रहे हैं इस मटेरियल को यूज़ करना आ गया, तो आप कोई भी क्वेश्चन इसमें लिख सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, बतौर कि आपके पास थोड़ी सी राइटिंग स्किल्स हो, आप थोड़े से आर्टिकुलेटिव हो। अगर आप आर्टिकुलेटिव नहीं है, आपको फॉर्म करना नहीं आ रहा है चीज़ों को, तो आपके लिए शायद प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज अगर कोई बहुत अच्छी पोजीशन में है जो 2 अटेम्प्ट दे चुका है सीएपीएफ का, और उनको अगर देखोगे तो वो इस स्टेज पे हैं, अगर उनको थोड़ा सा और पुश किया जाए तो उनके लिए ये जो पर्टिकुलर सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी जो 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं या 1 अटेम्प्ट दे चुके हैं और एग्जाम के बारे में बहुत कुछ पता चल गया, उन्होंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वही इस पर्टिकुलर सीरीज़ की इंपॉर्टेंस जान सकते हैं। अदरवाइज जो फ्रेश है और जो फ्रेश कैंडिडेट है, शायद इसकी इंपॉर्टेंस ना पता चले 3 साल बाद या फिर 2 साल बाद, इस साइकिल में आने के बाद, बहुत सारा मटेरियल यूज़ करने के बाद, बहुत सारी कोचिंग इंडस्ट्रीज़ का विक्टिम बनने के बाद, शायद उनको इस सीरीज़ का इम्पोर्टेंस पता चलेगा। राइट। तो एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं इस पर्टिकुलर थीम से। सो लेट्स डिस्कस प्रीवियसली कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको बताना। पहला देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इज सस्टेनेबल फार्मिंग। तो सस्टेनेबल फार्मिंग और आपका इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। देखिए टॉपिक नंबर 3 देखते हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ द आवर। देन रेटोरिकल प्रोमिसेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगेन farm waiver is populistic and myopic, strategy change needed. It was asked in the year 2018. Again, farmer suicide in India, a sign of impending disaster. An impact of climate change on agriculture and cropping pattern of India. देखिए एग्रीकल्चर आपके पेपर 2 के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है, और पेपर 1 प्लस इंटरव्यू, अगर किसी कैंडिडेट का जो बैकग्राउंड है, रूरल बैकग्राउंड है, या फिर उनके फैमिली के अंदर फार्मर का ऑक्यूपेशन, जो उसके फादर साहब का ऑक्यूपेशन जो है वो एज एन फार्मर काम करते हैं, तो उनके लिए एग्रीकल्चर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो एग्रीकल्चर अगर आप देखेंगे पेपर 1 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं कि कौन कौन सी क्रॉप किस सीज़न में उगाई जाती है, खरीफ, रबी और जैद वाला जो सीज़न होता है, किस पर्टिकुलर क्रॉप को क्या टेम्परेचर मेंटेन करके दिया जाना होता है, कितने पानी की ज़रूरत होती है, ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर 1 के अंदर आते हैं। सोइल में अगर आप देखोगे रेड सोइल, ब्लैक सोइल और आपकी लेटराइट सोइल, ठीक है, तो ये सभी सोइल्स के अंदर कौन सी किस आप देखोगे किसकी डेफिशिएंसी है, किस में इस मतलब किस पर्टिकुलर मिनरल और न्यूट्रिएंट के अंदर ये रिच हैं। तो ये बेसिक जानकारी जो है आपको ज्योग्राफी की जो बुक पढ़ेंगे आप, वहाँ से आपकी क्लियर हो जाएंगी। राइट। सो लेट्स बिगिन। एग्रीकल्चर, अगर सबसे पहले आपको देखना होगा व्हाट इज द करंट सिचुएशन इन इंडिया। करंट सिचुएशन देखोगे, फिर आपसे एप्लीकेशन बेस्ड यूपीएससी क्वेश्चन यहीं से पूछता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। राइट। तो आपको अप्लाई करना आना चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं आपके दिमाग में होने चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट है, ये सिनेरियो है, दिस इज द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ये नहीं पता तो आई एम सॉरी टू से दैट यू विल नॉट बी एबल टू attempt this type of questions like sustainable farming you will not be able to attempt, अगर आपको नहीं पता बेसिकली इंडिया के अंदर क्या फीचर्स एग्रीकल्चर के। दूसरा, इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया, क्या यहाँ पे एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं, किस एरिया के अंदर क्या प्रॉब्लम है, कौन से एरिया की क्या पेक्यूलियर प्रॉब्लम्स है, अगर नहीं पता, आई एम सॉरी टू से दैट यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। उसके बाद फार्मर सुसाइड इन इंडिया, फार्म वेवर इज पॉपुलिस्टिक मायोपिक, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं। आपको बहुत तरीके से इसको अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, अप्लाई करना होगा, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास है। अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे तो आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे इसमें। यू विल गेट ओनली एवरेज मार्क्स 7.5, 8 और 8.5। ओके। अगर 10+ स्कोर करना है तो आपको थोड़ा सा आर्टिकुलेटिव बनना पड़ेगा। ये जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट, यू विल नॉट बी फाइंड इट एनीवेयर, बिकॉज कोई इसको टच करता ही नहीं है, बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्रीहेंड एंड डिलीवर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ तक अगर आपका कोई लेवल लेके आ गया, इस लेवल तक अगर आपको कोई डिलीवर कर देता है, तो आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। तो बहुत ही लोगों के मतलब ये लगता होगा अगर इस तरह लोगों को कैपेबल बनाया जा सके, तो आई वुड से कि अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कुछ प्रैक्टिस के लिए कोई ना कोई जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज दीज 30 थीम्स आर आई थिंक आर more than enough for CFA paper 2.
राइट। उसके अलावा यूपीएससी की अगर बात करें तो बहुत सारा उसमें भी आता है, बट ये 30 इंपॉर्टेंट थीम्स है, यहीं से आपसे क्वेश्चन मिल जाएगा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द करंट सिचुएशन। इंडिया के अगर फीचर्स की बात करूँ, इंडियन एग्रीकल्चर के फीचर्स की, पहला है लो एग्रीकल्चरल यील्ड। यहाँ पे प्रोडक्शन कम है, एफिशिएंसी कम है। क्यों? पहला कारण है इरीगेशन। इरीगेशन जो हमारे यहाँ पे लो इरीगेशन अवेलेबिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। नॉर्थ इंडिया के अंदर ठीक है, अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप देखोगे वहाँ पे कैनाल है और वहाँ पे अंडरग्राउंड आप पानी का एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, रिवर्स हैं, और मानसून के टाइम भी अच्छी खासी बारिश होती है, ठीक है। उसके बाद ही हम देखें सेंट्रल इंडिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा रेन फेड जो एरिया है सेंट्रल इंडिया के अंदर है। उसके बाद आप देखोगे एश्योर्ड इरीगेशन फैसिलिटीज़ आपकी सदर्न इंडिया के अंदर भी नहीं है, ठीक है। इतना अच्छा नेटवर्क नहीं है इरीगेशन का सदर्न इंडिया के अंदर भी। उसके बाद देखिए क्वालिटी ऑफ सीड्स, अभी भी कन्वेंशनल तरीके से आप वही लो यील्ड वाले सीड्स आप यूज़ करते हो, ठीक है। ये हमारे रीजंस हैं क्यों हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम है। उसके बाद टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन, हम एक तरफ बात करें तो इजराइल मॉडल का, जहाँ पे माइक्रो इरीगेशन टेक्निक, हाई यील्ड वैरायटी जो सीड्स हैं जो हमने ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे यूज़ किए थे, उस तरह का अडॉप्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की अगर हम बात करें, प्रिसिजन फार्मिंग की बात करें, तो ये सभी चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर कॉस्टली, सेकंड ये नॉलेज नहीं है फार्मर को, कैसे सब्सिडी, मतलब किस तरह से सब्सिडी इसकी अवेल करनी है, ये सभी चीज़ें नहीं है। तो ये मार्केट इंटेलिजेंस भी नहीं है हमारे पास। उसके बाद नॉलेज डेफिशिएंट अबाउट इम्प्रूव्ड एग्री प्रैक्टिसेस, तो नॉलेज की डेफिशिएंसी है, फार्मर्स को सेंसिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे वाटर स्ट्रेस्ड, 53% ऑफ द एरिया इन दिस कंट्री इज वाटर स्ट्रेस्ड। क्या है वाटर स्ट्रेस्ड? इसमें आप देखोगे 1250 या 1500 क्यूबिक मीटर ऐसा कुछ एक क्वांटिटी है। अगर इससे कम अवेलेबिलिटी है, आपको एनुअली इतना पानी नहीं मिल रहा है, तो यू विल बी बेसिकली पुट इन अ वाटर स्ट्रेस्ड क्राइटेरिया। तो प्रोजेक्टेड है 2030 तक इंडिया विल बिकम दिस वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री। तो ये सभी चीज़ें, अगर पानी की कमी होगी तो एग्रीकल्चर, तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा पानी का यूज़ एग्रीकल्चर ही करता है, अराउंड 85% आप देखोगे पानी का जो कंजम्पशन है एग्रीकल्चर के अंदर ही है। तो इंडिया अगर वाटर स्ट्रेस्ड बन गया तो इन सभी चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। उसके बाद देखोगे और एग्रीकल्चर यील्ड कम क्यों हमारे यहाँ पे, इनएफिशिएंसी ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन। बहुत देखोगे इंडिया के अंदर लैंड फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, और लैंड फ्रेगमेंटेशन से मैकेनाइजेशन नहीं हो रही है, और उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप बिल्ड करना चाहते हैं फील्ड के अंदर, वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। दीज आर द रीजंस। उसके बाद देखिए कि इनएफिशिएंट एक्सटेंशन डिलीवरी सिस्टम। इसका मतलब क्या है? एक्सटेंशन डिलीवरी सिस्टम का मतलब है यील्ड गैप है, मतलब जो आप पर्टिकुलरली जो साइंटिफिक, और आप देखोगे कोई नई टेक्नोलॉजी अगर आप लैब में बना रहे हो, उसको बेसिकली फार्म्स तक लेके आने में बहुत टाइम लग रहा है, एक टाइम गैप है, तब तक वो जो टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोलीट हो जाती है, एक प्रॉब्लम है। उसके बाद देखोगे गैप बिटवीन साइंटिफिक प्रैक्टिसेस एंड बेस्ट फील्ड प्रैक्टिसेस। उसके बाद गैप बिटवीन बेस्ट फील्ड प्रैक्टिसेस एंड एवरेज फार्मर्स। तो एवरेज फार्मर जो है और जो बेस्ट फील्ड प्रैक्टिसेस है उसके बीच में बहुत गैप है। आप बेस्ट फील्ड प्रैक्टिसेस देखना, कोई केस स्टडी आप उठा के देखना इजराइल की, यूएसए की। उसके बाद एवरेज इंडिया का जो मार्जिनल फार्मर्स है उसकी प्रैक्टिस आप उठा के देखना, कन्वेंशनल तरीके से, विदाउट यूजिंग एनी दिस मशीन्स, और विदाउट दिस यूजिंग ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, कुछ भी यूज़ नहीं है, बस वो सिंपल कन्वेंशनल तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से दे आर डूइंग द फार्मिंग। उसके बाद देखोगे इंटर स्टेट गैप है, रीजनल डिस्पैरिटी है, नो डाउट। नॉर्दर्न स्टेट्स जो है इंडिया के, दे आर मच मोर आई वुड से रिच इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर में। अगर उनकी इनकम देखूँ नॉर्दर्न स्टेट्स की बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिव टू सदर्न स्टेट्स। वाई? ग्रीन रेवोल्यूशन अदर में ही हुआ, ठीक है। उनके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद उनकी इनकम ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। उसके बाद देखोगे इंटर स्टेट्स गैप। उसके बाद देखोगे पोटेंशियल फॉर एक्सटेंशन टू लाइफ स्टॉक, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हाई वैल्यू क्रॉप्स। इसका मतलब क्या है? देखिए हम देखेंगे दिस क्रॉपिंग पैटर्न इज हाईली स्क्यूड बेसिकली टू सम क्रॉप्स। कौन कौन सी वो क्रॉप है जिसपे एमएसपी मिलता है आपको? आप राइस उगा लीजिए, आप वीट उगाएंगे क्योंकि इस पे एश्योर्ड एमएसपी है। आप कितना ही प्रोडक्शन कर लीजिए, सरकार आपका एक्वायर करेगी एमएसपी पे। लेकिन दूसरी जो चीज़ें हैं, देयर इज़ नो श्योरिटी कि आप जो उगा रहे हैं वो एक्वायर होगा नहीं होगा, मार्केट में क्या रेट होंगे, कम होंगे, ज़्यादा होंगे, सो एश्योरिटी नहीं है। तो एमएसपी ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करी है हमारे सामने। एक तरफ तो इसने आप देखोगे सोशल जस्टिस का काम किया, नो डाउट। दूसरा, इसने एग्रीकल्चर के अंदर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करी है इन टर्म्स ऑफ, आप देखोगे क्रॉपिंग पैटर्न में डिस्टॉर्टेड हो चुका है पूरा क्रॉपिंग पैटर्न। पंजाब अगर आप देखोगे, दैट इज बेसिकली नॉट सूटेबल टू ग्रो और कल्टीवेट राइस, बट डिस्पाइट दैट एमएसपी मिल रहा है तो वहाँ पे कर रहे हैं,
ओके। उसके बाद देखोगे 19% ऑफ ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, आप देखोगे 40% ऑफ एग्री जीडीपी। ये समझिए आप, इतनी इनइक्वालिटी है जो हम आउट ऑफ 100% 90% के अंदर जो एरिया है जो हम उसमें कल्टीवेट कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वो 40% ऑफ द एग्रीकल्चरल जीडीपी है। और जीडीपी कितना आप देखोगे 18% ऑफ जीडीपी बेसिकली इज कंट्रीब्यूटेड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर। और उस 18% में से 40% जो है वो सिर्फ 20% एरिया पे क्या कर रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये देखिए बाकी बचा 80% पे क्या हो रहा है, वहाँ पे आप देखोगे टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हो रहा, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन नहीं है, बहुत ही आउटडेटेड तरीके से फार्मिंग हो रही है। अगर उसको भी आप प्रिसिजन फार्मिंग और अपग्रेड कर दे तो आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर बहुत बेटर कर सकता है। उसके बाद देखिए मतलब आप देख सकते हैं इसमें और भी चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक्सटेंशन आप देखोगे एलाइड एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चरल एंड एलाइड एक्टिविटीज़ का मतलब है यहाँ पे आप फिशरी सेक्टर्स का काम कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री का काम कर सकते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट पोल्ट्री का काम कर सकते हैं, पोल्ट्री, ओके। ये सभी चीज़ें, इससे क्या होगी आपकी इनकम सपोर्ट होगा। आप जो कन्वेंशनली जो आप ठीक है कल्टीवेट कर रहे हो, वीट लगा रहे हो, राइस का कल्टीवेशन कर रहे हो, ऑन द अबव ऑफ इट आप उस पर क्या कर सकते हो, आपको एक एडिशनल इनकम मिलेगी, ठीक है। तो ये मार्जिनल फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बोलते हैं हम लेयर्ड एग्रीकल्चर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं मल्टी क्रॉपिंग, ओके। उसके बाद आप देखिए मल्टी क्रॉपिंग एंड मिक्स क्रॉपिंग, ये सभी इसकी बात है। उसके बाद देखिए एग्रीकल्चर को बेटर बनाने के लिए क्या देश के अंदर कॉन्स्ट्रेंट क्या है। पहले देखिए टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है। उसके बाद स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं इंडिया के अंदर। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी एग्रीकल्चर की, स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स हैं यहाँ पे। क्या मतलब है स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स का, यहाँ पे स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स का मतलब है 1.15 हेक्टेयर। ये जो लैंड होल्डिंग है इट इज़ अराउंड 80% ऑफ द इंडियन फार्मर्स के पास इतनी लैंड होल्डिंग है एवरेज में। इसका मतलब क्या हुआ, बड़े साहूकार नहीं हैं, छोटे छोटे फार्मर हैं, छोटी छोटी ज़मीन है उनके पास। छोटी ज़मीन होगी तो आपके पास कोई इंसेंटिव नहीं है उसमें आप टेक्नोलॉजी लेके आएँ, आप एक ट्रैक्टर लें, आप उसे ड्रोन से स्प्रे करें, ठीक है। तो ये इंसेंटिव नहीं है, लैंड फ्रेगमेंटेशन हो चुका है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। दूसरा आप देखोगे एग्रीकल्चर रिसर्च नहीं है। आप देखोगे मैंने पहले भी आपको बोला था जो पूसा और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे क्वालिटी नहीं बोलूँगा कि क्वालिटी रिसर्च नहीं हो रही, रिसर्च हो रही है, बट वो ग्राउंड तक मतलब आप देखोगे उसका परकोलेशन नहीं हो रहा है, हायर रिसर्च मतलब टॉप टू डाउन नहीं जा रहा, वो ऊपर ही रह जा रही है वो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज। उसके बाद आप देखिए मल्टीपल सोर्सेज सप्लाइंग डिफरेंट इन्फो टू फार्मर्स, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है मार्केट के अंदर, और बहुत बड़ी डिमांड है बिटवीन दिस गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्किल्स इन एग्रीकल्चर। ये भी आप देखोगे, ठीक है। आप देखिए सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन बहुत, दिस इज द नीड ऑफ द दिस आर कि डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब जो आप ट्रेडिशनल क्रॉप उगा रहे हो, वीट एंड राइस, वो आप देखोगे हाई वैल्यू क्रॉप नहीं है, वो उसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप हॉर्टिकल्चर या फिर आप इस तरह की जो हाई वैल्यू क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे प्रिसिजन एग्रीकल्चर नहीं है इंडिया के अंदर। ऑन फार्म पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन का मतलब है आपने जो हार्वेस्ट कर लिया, जो भी आपकी क्रॉप थी उसको हार्वेस्ट करने के बाद आप उसमें क्या कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हो, क्या उसको आप ब्रांड बना के मार्केटाइज करके क्या उसको बेच सकते हो। ये सभी कैपेबिलिटी नहीं है फार्मर्स के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सिंपली दे गिव इट टू द मिडलमैन उसको क्या कर सकता है, मिडलमैन उसको क्या ब्रांड बना के बेचे, किसी थर्ड पार्टी को बेचे, तो सारा मार्जिन क्या है मिडलमैन ले जाता है, ओके। उसके बाद देखिए आउटडेटेड टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी और फ्लड इरीगेशन मेथड्स कहाँ पे यूज होता है, इसमें राइस के कल्टीवेशन में, ठीक है। फ्लड इरीगेशन, पूरे खेत में फ्लड मतलब रात को पूरा ट्यूबवेल ऑन करके छोड़ देते हैं, कई दिन तक ट्यूबवेल चलता रहता है, तो आप देखोगे कई सेंटीमीटर तक पानी की लेयर खेत के अंदर जमा हो जाती है। ये फ्लड इरिगेशन, ये क्या टोटली इनएफिशिएंट वे है, राइट। उसके बाद आप देखोगे एब्सेंस ऑफ कैपिटल, पुअर मार्केटिंग, लो स्केल एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन। एब्सेंस ऑफ कैपिटल का मतलब है नोबडी इज बेसिकली इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन में, या फिर आप देखोगे यहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इरिगेशन हो गया, फाइनेंशियल आप देख सकते हो कि अश्योर्ड क्रेडिट फैसिलिटी का वो बना के, उसका सॉइल हेल्थ कार्ड, दिस एंड दैट, बहुत सारी वेयर हाउसेज आप बना के, कोल्ड स्टोरेज चेन बना के, मार्केटिंग नहीं अच्छे से। उसके बाद लो स्केल एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन का मतलब है देखिए स्केलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं तो स्केलेबिलिटी नहीं है। आपको पता है कि
इस खेत से इतना ही निकल सकता है और आपकी यही कैपेबिलिटी है कि आप मतलब आप समझ लेते हो बेसिकली, आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो स्केलेबिलिटी नहीं है, डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन हो चुका है। उसके बाद वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। बहुत आसान बात है कि आप माइक्रो इरिगेशन, मतलब इनपुट कॉस्ट कम करनी है, सीधी बात ये है। इनपुट कॉस्ट कम करेंगे उतना ज़्यादा मार्जिन बनेगा, ठीक है। सब आप देखते हो, बहुत यूट्यूब भी देखते होगे आपने, अश्नीर ग्रोवर है जिसने भारत पे बनाया था, उसने भी बोला था कि देखो कोई भी बिजनेस है अगर उसमें प्रॉफिट आपको जनरेट करना तो एक ही मूल मंत्र है कि इनपुट कॉस्ट कम होनी चाहिए आउटपुट कॉस्ट से, ठीक है, बहुत कम होनी चाहिए। जितना मार्जिन आप क्रिएट करोगे उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, प्रॉफिट होगी। तो यही बात इसमें है, अगर आपकी इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी तो आप आउटपुट आप मतलब उसमें आप देखोगे मार्जिन नहीं रहता। तो माइक्रो इरिगेशन टेक्निक का यूज़ करिए, कम से कम बिजली का खर्चा तो कम होगा। वो अलग बात है, सब्सिडी देती है सरकार, बट इट्स अ गुड थिंग। अडोप्शन ऑफ हाइब्रिड एंड इम्प्रूव्ड सीड्स, ऐसे कोई सीड्स का यूज़ कीजिए जो कि प्रोडक्शन उसमें ज़्यादा होती हो। उसके बाद आप देखिए इंक्रीज वैरायटी रिप्लेसमेंट रेशो, इसका मतलब है अभी आप देखोगे सम फार्मर्स बेसिकली दे आर अडोप्टिंग हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, बट ये जो रिप्लेसमेंट रेशो आप देखोगे आउट ऑफ 100 आई वुड से बहुत कम है। 100 में से सिर्फ 5 या 10 जो किसान हैं वो अडोप्ट कर रहे हैं नए हाइब्रिड सीड्स को। तो ये रेशो जो है, ये रिप्लेसमेंट रेशो है, ये कम है, ये इंक्रीज़ होनी चाहिए, ठीक है। ये कैसे होगी, सेंसिटाइज करके आप अवेयरनेस जनरेट करोगे, तो ये सभी चीज़ें होने से फिर आप इस तरह के सीड्स फार्मर्स को प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे आप देख सकते हो कि वहाँ पे अगर ड्रॉट भी होता है तो ऐसे सीड्स आप उनको सप्लाई करो कि ड्रॉट या फिर क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, काफ़ी दिनों तक अगर बारिश नहीं हो रही तो विथस्टैंड कर सके, क्रॉप फेलियर ना हो, एग्रीकल्चर फेलियर ना हो उस एरिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे स्ट्रेंथन्ड सीड टेस्टिंग फैसिलिटी, यूनिफॉर्म सीड लाइसेंसिंग और एफिशिएंट फर्टिलाइजर यूसेज। तो सरकार ने आपने देखा है कि फर्टिलाइजर्स यूजेस को बेसिकली बढ़ाना, मतलब उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने की है। एक तो जो पहले आपका देखते थे, जो आपका फर्टिलाइजर्स का बैग था, कट्टा होता है जो, उसमें 50 किलो आता था, 45 किलो उसमें मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि फार्मर्स को तो ये लगता है कि एक खेत के अंदर 10 कट्टे डालने हैं तो हमारी प्रोडक्शन इतनी होगी, तो उनको कम तो नहीं कर सकते हम उनके मतलब उनके दिमाग से खेल सकते हैं। हाँ, अगर उनको ये लगता है कि कट्टे से ही नंबर ऑफ जो आपके ये जो कट्टे होते हैं उतने ही डालेंगे तो उतनी इनपुट मिलेगी, तो हम उनका साइज़ कम कर सकते हैं, ठीक है। एक ही हो गया, साइकोलॉजिकल है एक। उसके बाद आप देखोगे आप सॉइल हेल्थ कार्ड को इससे कनेक्ट कर सकते हो। प्लस एक नई चीज़ आई है फर्टिलाइजर्स के अंदर, एक होती है नैनो यूरिया करके, नैनो यूरिया बहुत एफिशिएंट है, बहुत टाइम मतलब लेट एब्जॉर्ब होता है सॉइल पानी के अंदर, जितना लेट एब्जॉर्ब होगा पानी के अंदर उतना अच्छा है, क्योंकि एकदम एब्जॉर्ब हो गया पानी के अंदर तो फ्लश आउट हो जाएगा, राइट। उसके बाद आप देखिए रिफॉर्म फर्टिलाइजर सब्सिडी पॉलिसी या फिर रेगुलर पेस्टिसाइड यूसेज कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी फॉर माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है, बहुत अच्छा है। एक्सटेंशन सर्विसेज को हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। एक्सटेंशन सर्विसेज का मतलब क्रेडिट फैसिलिटी, मार्केट लेड एक्सटेंशन, जो आपकी ये एग्रीकल्चर मंडीज़ हैं उनको आप क्या कर सकते हो, बेटर कर सकते हो। उसके बाद सस्टेनेबल यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर, स्किल मैपिंग, वैल्यू एडिशन एक्सटेंशन, मार्केट लेड एक्सटेंशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स इन किसान विज्ञान केंद्र, ठीक है। जितने भी ये केंद्र है जहाँ पे है जो फार्मर्स हैं, अगर नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो इस केंद्र में जाके उनको सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स हम किसकी हेल्प से खोल सकते हैं, प्राइवेट पार्टिसिपेशन की हेल्प से। उसका डाइवर्सिफिकेशन करने की बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज़रूरत है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स पे, ये नहीं कि आप मतलब वीटी और राइस का कल्टीवेशन करते रहें, ये हाई वैल्यू क्रॉप नहीं, आप उगाएं, ड्रैगन फ्रूट उगाएं जिस पे ज़्यादा पैसा आपको मिल रहा है, कुछ ऐसी जो मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड हो, ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं। दूसरा आप देखोगे इंसेंटिवाइज कर सकते हैं फार्मर्स को। अगर कोई भी फार्मर अगर जो कन्वेंशनल तरीके से फार्मिंग करता आ रहा है और वो इस साल राइस नहीं उगाएगा और वो डाइवर्सिफाई करेगा, तो आई विल गिव, और सरकार विल गिव, बेसिकली गवर्नमेंट विल गिव सब्सिडीज़ पर एकड़, जितना एकड़ एरिया वो वीट या फिर राइस के लिए मतलब यूज़ करता था, अगर उसको हटा के अब वो कॉटन उगाएगा या फिर मिलेट्स का प्रोडक्शन करेगा तो उसको पर एकड़ के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी। तो ऐसा उनको कुछ ना कुछ मैकेनिज्म तैयार करना होगा, राइट। उसके बाद आप देखिए इंक्रीज एरिया अंडर फ्रूट्स एंड वेजीज बाय 5% एवरी ईयर। रीजनल प्रोडक्शन बेल्ट्स, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच करनी होगी कि स्पेसिफिकली टारगेट करोगे आप, मतलब सर्जिकल टारगेट करोगे उस एरिया को ही जहाँ पे आपको लगता है यहाँ से मतलब कुछ ड्राइव कर सकते हैं, यहाँ पे लोगों को ज़रूरत है, यहाँ पे सब्सिडी देने की ज़रूरत है और बेसिकली यहाँ के लोग इसको फॉलो भी कर सकेंगे। तो रीजनल प्रोडक्शन आप ये
एक बेसिकली केस स्टडी तैयार कर सकते हो। स्मार्ट हॉर्टिकल्चर, स्ट्रेंथन ऑर्गेनिक प्रोड्यूस मार्केट, नीश प्रोडक्ट, मतलब आपको कोई नीश प्रोडक्ट तैयार करने की ज़रूरत है। ठीक है, मार्केट में डिमांड है, जितना नीश प्रोडक्ट होगा उतनी ज़्यादा डिमांड होगी, उतना बेटर होगा। ये नहीं कि आपका जो प्रोडक्ट है इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कोई डिमांड ही नहीं है। अगर डिमांड है तो कॉम्पिटिटर बहुत है, तो आपका जो प्रोडक्ट है कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसके बाद देखिए कन्वर्ट एग्रीकल्चर वेस्ट इनटू रिसाइकलिंग एंड यूटिलाइजिंग वेस्ट, राइट। नेक्स्ट है लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज। लाइफ स्टॉक एंड फिशरी की अगर मैं बात करूँ, ये आपकी अलाइड सर्विसेज के अंदर आता है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, ये अलाइड एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा। इसमें ये आपकी इनकम को सपोर्ट करेगा। ठीक है, अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो ये आपको सपोर्ट करके 130, 140, 150 तक पहुंचा सकता है। उसके बाद आप देखोगे विलेज लेवल प्रोक्योरमेंट सिस्टम, बल्क मिल्क चिलर्स, तो ये आपको एफपीओस बनाने की बात कर रहा है कि ढेर सारे फार्मर्स जो हैं एफपीओस बना के लैंड पुलिंग करके, रिसोर्स पुलिंग करके एक विलेज में प्रोक्योरमेंट सिस्टम को तैयार कर सकते हैं। तो यही बोलते हैं ना कि एकता में बल है। तो सभी फार्मर जब एक साथ इकट्ठे होंगे तो ये सभी हो सकता है। उसके बाद कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम इन फिशरी सेक्टर्स, इंटीग्रेटेड ब्लू रेवोल्यूशन विद एमजी नरेगा के साथ कर सकते हो। पॉन्ड्स आप क्रिएट कर सकते हो एमजी नरेगा से। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर फिश ब्रीडर्स एंड फार्मर्स, फिश कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प ले सकते हो, बिकॉज फिशिंग इज़ नॉट एन वेरी ईजी एरिया। यहाँ पे आपको बहुत तरीके से आपको उनको चारा डालना पड़ता है, और जो आपको पॉन्ड तैयार करना पड़ता है, किस हिसाब से आप फिशरीज़ के मतलब नंबर्स में रखेंगे, डिफरेंट फ़िश आपको रखनी पड़ती है। ये नहीं कि आप एक ही टाइप के फ़िश रखेंगे, तो इसमें पूरी ट्रेनिंग की ज़रूरत है आपको। तो जिस भी एरिया के अंदर बेटर प्रैक्टिसेस हैं या फिर कोई सक्सेसफुल मॉडल है, तो उस एरिया वहाँ पे जो लोग हैं, जो पायनियर्स हैं उस एरिया के अंदर, उस टेक्नोलॉजी के अंदर जो पायनियर्स हैं, उनको आप बोलिए प्लीज़ रेप्लिकेट दीज मॉडल्स इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स और अदर विलेजेस ऑल्सो। ओके, उसके बाद हम देखेंगे एग्रीकल्चर पॉलिसी एंड गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो मिसमैच है बहुत बड़ा। करंट सिचुएशन अगर हम देखें तो देयर इज़ अ बिग मिसमैच बिटवीन द एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट शेयर एंड जीडीपी शेयर। इसका मतलब ये है, अगर हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखें तो 50% ऑफ अवर लेबर्स बेसिकली कहाँ काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के अंदर, और ओनली दे आर गिविंग और ओनली दे आर कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 14 to 18% टू द जीडीपी। ये देखिए 14% 2010 तक ये था। ठीक है, और सर्विसेज की बात करें तो सिर्फ 16% है, वहाँ पे 59% दे आर कंट्रीब्यूटिंग द जीडीपी। बहुत बड़ा मिसमैच है। उसके बाद देखेंगे लेबर की इनकम भी बहुत कम है। अगर हम नॉन लेबर इनकम की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनका 1/3 है। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लो है, बाहर के मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आती। वी नीड टू शिफ्ट बेसिकली फोकस फ्रॉम प्राइमरी एग्रीकल्चर टू एग्री बिजनेसेस। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, ये नहीं, हमें वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप कुछ ना कुछ, सपोज आपने आम का बाग लगाया है, ठीक है, और ये नहीं हो कि सिर्फ आप आम ही बेच रहे हो, आप उसमें क्या करना सकते हो, यू कैन बेसिकली रन अ पिकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। ठीक है, आप पिकल बना के फिर बेच रहे हो उसका, उसमें वैल्यू एडिशन हुई, आपको अच्छा प्राइस मिलेगा, तो ये करने की बात है। तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है विलेजेस के अंदर बनाने की कोशिश है, एफपीओस बनाने की कोशिश है, राइट। अब कंस्ट्रेंट क्या है इसमें, पहला है फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, जो मैंने आपको पहले भी बोला था। आज के टाइम पे एवरेज जो फार्म साइज है दैट इज़ 1.15 हेक्टेयर, इतना कम हो चुका है और आने वाले टाइम में प्रोजेक्टेड है इससे भी कम होगा। स्मॉल एंड जो मार्जिनल फार्मर्स हैं हमारे, तो उनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर की ज़मीन है। और इंडिया में अगर बात करें ऐसे कितने एग्रीकल्चर हाउस होल्ड हैं, 85%। लो प्राइस रियलाइजेशन की अगर बात करें तो लो प्राइस रियलाइजेशन का मतलब है बहुत बड़ा गैप है। जो आप देखोगे, जो बड़े फार्मर्स हैं और जो छोटे फार्मर्स हैं उनके बीच में बहुत बड़ा गैप है 50-60% का। ओके, उसके बाद आप देखोगे हार्वेस्ट एंड रिटेल प्राइसेस का मतलब ये है, आपने जो सामान बेचा, सपोज यू आर अ फार्मर, आपने हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट करके आप एग्रीकल्चर मंडी में जाके आपने बेच दिया, मिडिल मैन ने उसको खरीद लिया, मिडिल मैन ने फिर उसको रिटेलर्स को दे दिया, रिटेलर्स उस पर फिर कुछ पैसा कमाते हैं। तो अल्टीमेटली आप देखोगे फार्मर्स ने जितने बेचा और जो कंज्यूमर के पास गया उसमें 50 से 60% का क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया प्राइस का। तो ये डायरेक्ट प्राइस जो है अगर ये फार्मर के पास चला जाता तो फार्मर की सिचुएशन बहुत बेटर हो सकती थी। ठीक है, तो और क्या है लो प्राइस रियलाइजेशन का, और क्या इसके पीछे रीजंस है, मॉनसून का इम्पैक्ट है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब है, लैक ऑफ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब है लीन सीजन के अंदर अगर कोई बंदा एग्रीकल्चर के लिए काम कर रहा है तो उसको अल्टरनेटिव नहीं मिलता। ठीक है, उसके पास इतना टाइम रहता है बिटवीन 2 क्रॉप्स कि वो कहीं और जाके काम कर सके, लेकिन वो 3 या 4 महीने जो साल के हैं वो खाली पड़ा रहता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिसगाइड एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। उसके बाद आप देखोगे एग्रीकल्चर क्रेडिट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ रियलाइजिंग द बेटर प्राइसेस। उसके बाद एग्रीकल्चर ट्रेड एंड अनसर्टेनिटी इन फॉरेन ट्रेडिंग रेजिम। देखिए फॉरेन ट्रेडिंग रेजिम का मैं अगर बात कर दूँ, आप एक्सपोर्ट बैन होता है इंडिया के अंदर,
ठीक है। तो एक रियलाइजेशन नहीं है, मतलब एक पर्टिकुलरली आप बोलोगे एक रोबस्ट सिस्टम नहीं है। इंडिया के अंदर फूड सिक्योरिटी का इशू हुआ, इंडिया के अंदर आप देखोगे कि वीट की कमी पड़ेगी तो उसका एक्सपोर्ट बैन कर दिया आपने, ठीक है। ये प्रॉब्लम है। उसको बेटर प्राइस मिल रहा था फार्मर्स को आउटसाइड, ठीक है, दूसरे आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करो तो वाई ऑलवेज फार्मर सफ़र्स, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद आप देखिए, आप देखिए इसी में आप दूसरी इंडस्ट्रीज़ की जो प्रोडक्शन होती है या फिर एक्सपोर्ट होता है उसको तो नहीं कम करते आप, चाहे कितनी कमी हो जाए देश के अंदर, उसको तो आप चालू रखते हैं, बट ऑलवेज फार्मर्स बिकम द स्केपगोट, ओके। उसके आप देखोगे क्या कर सकते हैं हम वे फॉरवर्ड, अगर हम बात करें तो इसमें हम बात कर सकते हैं फार्मर कंज्यूमर मार्केट, ई ट्रेडिंग की अगर बात करें, फार्मर कंज्यूमर मार्केट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, या फिर मार्केट इंटेलिजेंस की मदद से आप क्या कर सकते हो, जिस एरिया के अंदर या फिर जिस पर्टिकुलर क्रॉप की डिमांड है वो ही उगाइए। ई ट्रेडिंग का मतलब है आपको जिस एरिया के अंदर, आप महाराष्ट्र से हैं तो आपको बेटर प्राइस दिल्ली के अंदर मिल रहा है तो दिल्ली में बेचिए। उसके बाद देखेंगे सिंगल पॉइंट लेवी ऑफ मार्केट फीस, ये नहीं कि मार्केट फीस आप बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, डिफरेंट मार्केट में जाते हैं आपसे ये वो चार्ज किया तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वेयर हाउसेस कोल्ड स्टोरेज चेन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कुछ एक जो प्रोडक्ट्स होते हैं एग्रीकल्चर के, देर आर पेरिशेबल, कुछ टाइम उनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, तो कोल्ड स्टोरेज चेन उनको मिल जाएगी तो शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो सकती है और वो उसको मतलब पेरिशेबिलिटी कम हो सकती है और लार्जर टाइम तक उसको स्टोर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा स्टोर करोगे, अगर मार्केट के अंदर प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो आप बेच सकते हो, ठीक है। तो आपका इनकम क्या है, अच्छी खासी हो सकती है। और अमेंडमेंट टू दिस एक्सपोर्ट कमोडिटी, दिस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर क्या है, आप बहुत सारी चीज़ों को होल्ड नहीं कर सकते हो, मतलब उनको मतलब स्टॉक में नहीं रख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, शायद इसमें अमेंडमेंट किया गया है, अब काफ़ी चीज़ें इससे निकाल दी है। अब आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को स्टॉक कर सकते हो और मार्केट के अंदर जब उनका बेटर प्राइस मिलेगा तब आप उनको बेच सकते हो। दूसरा आप देखोगे स्टेबल एक्सपोर्ट पॉलिसी, जो मैंने आपको बात किया था कि आप मतलब बिना किसी बात पे क्या नहीं कर सकते उसको, बेसिकली आप उस पर बैन नहीं लगा सकते। अभी वीट का एक्सपोर्ट पे बैन हुआ, राइस के एक्सपोर्ट पे बैन हुआ, ये प्रॉब्लमेटिक है, तो इट विल बेसिकली सेंड अ नेगेटिव सिग्नल। उसके बाद आप देखो प्राइस रियलाइजेशन, मतलब एमएसपी को रिप्लेस करके आप मिनिमम रिजर्व प्राइस दे सकते हो। यू नीड टू इंक्लूड प्राइवेट ट्रेडर्स इन मार्केट, जो कि अभी हम कर रहे थे 3 फॉर्म्स लॉ के अंदर, प्राइवेट ट्रेडर्स की हम बात कर रहे थे, लेकिन वो अब 3 फॉर्म्स लॉ हमने विड्रॉ कर लिए, तो ये सभी चीज़ें नहीं होंगी। उसके बाद कॉम्पिटिटिव स्टेबल एंड यूनिफाइड मार्केट इन लॉन्ग टर्म। उसके बाद एग्री एडवाइजरी सर्विसेज लाइक यूएसडीए, फ्यूचर ट्रेड्स, क्रॉप इंश्योरेंस, मॉडिफाइड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रमोट वेदर बेस्ड इंश्योरेंस, इंक्रीज इंश्योरेंस कवरेज, अलाउड मिक्स क्रॉपिंग। देखो इंश्योरेंस का मतलब ये है कि आपकी अगर टोटल लॉस हो गया एग्रीकल्चर के अंदर तो यू नीड समवन हु लुक आफ्टर यू, और वो गवर्नमेंट है और इंश्योरेंस एजेंसीज हैं, ठीक है। तो आपको क्या करेंगे, अगर एग्रीकल्चर के अंदर डिस्ट्रेस है तो अगर आपको थोड़ा प्रीमियम देना पड़ता है, थोड़ा प्रीमियम देंगे तो आपको उससे बचा लिया जाएगा, टोटल लॉस से बचा लिया जाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप कर सकते हो, 2018 मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट और 2020 के अंदर भी जो भी आया था, लेकिन वो विड्रॉ कर लिया गया। लैंड एग्रीगेशन का मतलब है लैंड पुलिंग कर सकते हैं आप। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप देखो बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं, क्या वो कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर के अंदर वो करते हैं, कुछ ना कुछ लेके आते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डाइवर्सिफिकेशन या फिर हाई वैल्यू क्रॉप वो कल्टीवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको आप देखोगे कि एक उनके पास लैंड नहीं होती, वो उसको क्या करते हैं, लीज पे लेते हैं। तो हमेशा लीज पे लेते हैं, उनको पता है कि कैसे लीज पे लेना है, एग्रीमेंट कराना है, प्रॉपर एग्रीमेंट कराना है, 10 साल के लिए ले, तो आपको पता है आपके पास बहुत सारा सिस्टम होता है। आप यू कैन टेक एन हेल्प ऑफ लीगल हेल्प भी ले सकते हो, इनकेस अगर आपसे कोई बोले कि आप वैकेट करिए 10 साल से पहले, बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास, आप पढ़े लिखे हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड जो फार्मर सिर्फ वर्बल एग्रीमेंट पे ओरली जो एग्रीमेंट होता है और फिर लीज पे लेता है और फिर उसको इन्वेस्ट करता है। सपोज कीजिए आपने उसकी फेंसिंग कर दी खेत की, ठीक है, फेंसिंग कर दी और बहुत सारी आप ट्यूबवेल उसमें लगा दिया, आपने थोड़ा सा एक कमरा वहाँ पे बना दिया एक छोटा सा, ठीक है, तो जहाँ पे आप चीज़ों को रख सकते हैं। लेकिन पता लगता है कि 1 साल के बाद जो आपने जिससे ओरल एग्रीमेंट किया था, जो आपका ओनर है उस फार्म का, वो बोलता है कि आप खाली कर दो, ठीक है, तो आपका ऐसे इंसेंटिव नहीं होता, राइट। तो इन सभी चीज़ों से प्रोटेक्शन लाने के लिए देयर इज एन मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट। आपको डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है, जिससे जियो टैगिंग, मतलब आप फाइनेंस लेने जा रहे हैं, आप क्रेडिट फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं, आप लोन लेना चाहते हैं, अब आपको पता नहीं कि आपका लैंड कहाँ पे है, ठीक है, बहुत टाइम लगता है। अगर आप जियो टैग करा लेंगे अपने बेसिकली फार्म को, अगर आपको डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड होंगे आपके पास, ईजिली आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है, किसी बैंक के पास आप जाएंगे। उसके बाद देखिए प्रमोट FPOs का प्रमोशन कर सकते हैं, तो हमारा एक टारगेट भी है कि हम हज़ारों, ठीक है, 800 हैं अभी FPOs इन इंडिया, इसका नंबर 8000 करने की कोशिश है, इतने सारे FPOs होंगे हमारे यहाँ पे,
ठीक है। उसके बाद ये लास्ट रहेगा हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो बात करूँ कि प्रिसिजन फार्मिंग होना चाहिए, माइक्रो इरिगेशन टेक्निक, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सभी चीज़ें हमें R&D के अंडर हम कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये देखिए रिसर्च स्पेंडिंग। अभी हम देखें R&D पे सिर्फ वी आर स्पेंडिंग अराउंड बेसिकली 0.3%। 0.3% हम किस पे स्पेंड कर रहे हैं? एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लेकिन ये 1% तक जाना चाहिए, हमारा टारगेट है। उसके बाद नॉलेज हम बना सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर, एक छोटे इलाके के अंदर कोई बेस्ट प्रैक्टिस है, कोई नॉलेज है, आप देख सकते हैं जो रेप्लिकेट हो सकती है नेशनल लेवल पे, जिसमें मतलब एक ऐसा मॉडल क्रिएट किया है, बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंसी है उसके अंदर, ठीक है, वो आप रेप्लिकेट कर सकते हो किसान विज्ञान केंद्र के थ्रू। इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल टू बी डेवलप्ड, फार्मिंग वैल्यू चेन कवरिंग प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। उसके बाद इनोवेशन, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इंपॉर्टेंट है, सुभाष पालेकर इन्होंने शुरू किया था। इसमें आप देखोगे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब इनपुट कॉस्ट को किस तरह से कम करा जा सके। उसके बाद आप देखोगे हर्बल इनपुट टू इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी, ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक। उसके बाद आप देखोगे नॉन फार्म इनकम। नॉन फार्म इनकम का मतलब है, देखिए आप, मुझे पता है कि सरप्लस में है लेबर एग्रीकल्चर के अंदर ज़्यादा ही है, तो इसको कम कैसे करें? एग्रीकल्चर से निकाल के उसको कहाँ पे एब्जॉर्ब करा सकते हैं हम उस एक्सेस लेबर को? वहाँ उसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर डाल सकते हैं, थोड़ा स्किल्ड करके उसको, ठीक है। नेशनल स्किल मिशन है, ठीक है। उसके साथ एग्री बिजनेसेस कर सकते हैं, एग्रीप्रेन्योरशिप, और एक्सेलरेट मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर, एक्सपोर्ट सेक्टर ग्रोथ। तो ये हो गया आपका एग्रीकल्चर के अंदर। अभी इसके अंदर और भी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर वैल्यू चेन, ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं। बट आई थिंक वीडियो बहुत बड़ी हो गई, तो हम इसको ना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे स्पेशली, ठीक है। सो थीम नंबर जो आपकी 4 है, इसका सेकेंड पार्ट हम डिस्कस कर लेंगे। सो यही रहेगा इसके अंदर। सो बेसिकली दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर चीज़ें आपने याद कर ली तो आप एग्रीकल्चर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ से, इस 5 पेज से ही आप एग्रीकल्चर का कोई भी टॉपिक आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। यही है, बस थोड़ा आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए ये चीज़ें। ओके, तो नेक्स्ट थीम हम कल डिस्कस करेंगे आपके CAPF पेपर 2 के लिए। और नया बैच जो है CAPF का शायद वो जल्दी ही आने वाला है। इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड ही और शी कैन ज्वाइन। और इसमें बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, लाइव इंटरेक्शन रहेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होंगे, मल्टीपल वीडियोज़ होंगी, आप उसको एक्सेस भी कर सकते हो। मतलब बहुत सारी है टेस्ट सीरीज, मतलब मैं इसको प्रोजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड कि सच में उसको कैपेबल बनना है, और मतलब स्टेट PCS का भी उसको एग्ज़ाम देना है, इस तरह की उसको मतलब उसको कैपेबल बनाया जाता है कि UPSC लेवल तक का भी वो GS का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकता है, एटलीस्ट पेपर 3, ठीक है। पेपर 3 और पेपर 2 के अंदर इस तरह की आपकी ट्रेनिंग होती है यहाँ पे। पेपर 2 पेपर 3 आपका सिविल सर्विस का भी यहीं से प्रिपेयर हो सकता है, ठीक है, बतौर आप थोड़े से काम करने वाले हों, आप मतलब शॉर्टकट वाले ना हो। अगर आपको लगता है कि 10 पेजेस में कोई आपका क्लियर कर जाए या फिर मेरे को नोट्स मिल जाए, ये सभी नहीं होने वाला है। प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम अस आल्सो। आई विल नॉट से इट कि हम बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको देते हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हो, बट इट विल नॉट वर्क, वो काम करेगा ही नहीं। अल्टीमेटली ये क्या होता है, 2 अटैम्प्ट वेस्ट करने के बाद स्टूडेंट कम टू अस, वो रियलाइज़ करते हैं बिकॉज देयर इज़ नो शॉर्टकट टू द हार्ड वर्क और सक्सेस। तो शॉर्टकट लेंगे कोई फ़ायदा नहीं है, you will be miss this final merit list by some point, some margin। तो अल्टीमेटली कोई फ़ायदा नहीं है, your year will be wasted। तो जितना ज़्यादा है अभी आपके पास टाइम है, बेटर प्रिपेयर करिए, अच्छी जगह से आपको कंटेंट मिल रहा है, अच्छी जगह से आपकी काउंसलिंग हो रही है, बहुत मतलब आपको तरीके से आपको टारगेट किया जा रहा है, आपकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा है, ठीक है। वहाँ से आप बेसिकली उस पर्टिकुलर जर्नी में आप जुड़ सकते हो, राइट। तो आज मैं इतना ही बोलूँगा, और कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, उसके बाद में आई विल आंसर इट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।